Okay, so here is a video of second law of motion, the derivation for second law of motion. So let's start. Let an object of mass m, any object of mass m be initially is moving along a straight line with a velocity u. Now उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक कॉन्टिन्यूस फोर्स अप्लाई हो रहा है सो दैट ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली कि भाई वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करके जो है इट टू अ वेलोसिटी वी, मतलब एक बॉडी है जो उसका मास एम है, उस पर फोर्स लग रहा है. पहले वो एक इनिशियल वेलोसिटी से चल रहा था, बाद में अब वो वी यानी फाइनल वेलोसिटी उसकी, पहले वो एक वेलोसिटी से चल रहा था, फिर अब उसकी फाइनल मोमेंट मतलब वेलोसिटी चेंज हो गई है. तो उसका इनिशियल मोमेंटम होगा मोमेंटम 1 m इंटू यू, फाइनल मोमेंटम m इंटू वी. चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? एम वी माइनस एम यू. एम कॉमन बाहर निकाल लो, वी माइनस यू आ गया. अच्छा, अब जो चेंज इन मोमेंटम है ये लाइन आपको लिखनी पड़ती है. एज चेंज इन मोमेंटम हैज़ टेकन प्लेस इन टाइम टी, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम कितना होगा? टाइम कुछ पर्टिकुलर टाइम में ही हुआ होगा ना. यहाँ से वेलोसिटी को वी यू से वी बनने में टाइम तो लगा ही है. तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज एम वी माइनस यू अपॉन टी. निग्लेक्ट दिस थिंग, you can just write v minus u upon t. Now, as per the statement of Newton's second law of motion, rate of change of momentum of an object is proportional to the force applied. जितना फोर्स हम लगाएंगे उतना ही चेंज ऑफ मोमेंटम होगा. तो वी विल राइट लाइक दिस, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वी माइनस अपॉन टी. राइट. अब अगर हमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले साइंस को इक्वल टू के साइन में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स करने पड़ते हैं. पहले हम यहाँ पर एक कांस्टेंट ले लेंगे. k इज़ एनी कांस्टेंट, k इज़ अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. अवॉइड दिस, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये लिखो एंड k इज़ अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. इतना आपको एग्जाम में मेंशन करना ज़रूरी है. नाउ बाय डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन वी नो दैट a इज़ इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी. ये भी हमें पता है. तो आपको यहाँ दिख जाना चाहिए कि v माइनस यू अपॉन टी की जगह हम a लगा सकते हैं. तो दिस रिलेशन, द अबव रिलेशन कैन बी रिटर्न एज f इज इक्वल टू के एम ए. के एम और इसकी जगह पे a. बहुत ईजी है. अब हमें इस k को हटाना है तो वी विल डू दिस. दिस स्टेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मास को भी 1 ले लो, a को भी 1 ले लो, फोर्स को भी 1 ले लो और सब जगह इस इक्वेशन में 1 1 1 लगा लो. तो k भी इक्वल टू 1 हो गया. अब अगर k की वैल्यू ही 1 हो गई तो k तो यहाँ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है. अब हम f इज़ इक्वल टू m इंटू ए लिख सकते हैं. सो दिस इज़ आर मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. मूविंग अहेड, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज़ कंसिस्टेंट विद द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है. अब इसको किस तरीके से एक्सप्लेन करना है? एज पर द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन वी हैव f इज़ इक्वल टू m इंटू ए. f जो है वो ज़ीरो है. When it implies that acceleration is zero. अगर बॉडी मूव ही नहीं कर रही है, अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो फोर्स भी ज़ीरो हो जाएगा, बिकॉज मास ज़ीरो नहीं हो सकता. ठीक है ना. मास तो किसी बॉडी का होगा ही. हाँ, ये है कि वो बॉडी रुकी हुई है तो उस पर कोई फोर्स भी नहीं लग रहा और ए भी नहीं ज़ीरो, और ए भी ज़ीरो है, एक्सेलरेशन भी ज़ीरो है. दैट इन द एब्सेंस ऑफ, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा जो हमारा फर्स्ट लॉ कहता है, देन एक्सेलरेशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट इज ज़ीरो एंड द ऑब्जेक्ट इज इन अ स्टेट ऑफ अ यूनिफॉर्म लीनियर मोशन. Obviously, this is a result of first law of motion. Thus, it is clear that second law of motion is consistent with first law of motion. या फिर हम कह सकते हैं कि वो derive हुआ है first law of motion से.